अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फिर हाज़िर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो है बादशाह का हमशक्ल। बादशाह और सिपा सालार ने जैसे ही इस शख्स को देखा, हैरत के मारे दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। शिकार के दौरान एक बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया, अलबत्ता सिपा सालार इनके साथ था। वो जंगल में भटक कर वापसी का रास्ता भूल गए। परेशानी इनके चेहरों पर नज़र आने लगी। अभी थोड़ी सी देर गुजरी थी कि अचानक सिपा सालार चीखा, बादशाह सलामत, वो देखें, एक झोपड़ी नज़र आ रही है, वहाँ चलते हैं। यकीनन वहाँ से हमें मदद ज़रूर मिलेगी। वो झोपड़ी के करीब गए तो सिपा सालार ने आवाज़ लगाई, कोई है? थोड़ी देर में एक शख्स बाहर आया। बादशाह और सिपा सालार ने जैसे ही इस शख्स को देखा, हैरत के मारे दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शख्स हूबहू बादशाह का हमशक्ल था। दोनों हैरत से इसे देखते रहे। फिर सिपा सालार ने इससे कहा, देखें, हम शिकार करते करते रास्ता भटक गए हैं, यहाँ से निकलने में हमारी रहनुमाई करें। वो शख्स बोला, क्यों नहीं, मगर आप लोग काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, कुछ देर मेरे गरीब खाने में आराम कीजिए। ठीक है, बादशाह सलामत ये कहकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हुए। चूँकि वो काफ़ी थक चुके थे, इसलिए आराम के लिए इनकी आँख लग गई। सिपा सालार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सिपा सालार ने इस शख्स को झोपड़ी से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर वो इस शख्स से कहने लगा, मैं तुम्हें मालूम है कि अंदर सोने वाला शख्स कौन है? जी, कोई अमीर शख्स दिखाई देते हैं। वो इस मुल्क के बादशाह सलामत हैं। क्या वो हैरत से बोला, हाँ, और शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी शक्ल इनसे हूबहू मिलती है। अगर इनके कपड़े तुम्हें पहना दिए जाएं तो तुम बादशाह लगोगे। क्या वाकई? वो हैरत से बोला। सिपा सालार ने कुछ सोचते हुए कहा, यकीनन तुम अपनी गरीबी से तंग होंगे। अगर तुम मेरी एक बात मानो तो तुम हमेशा के लिए अपनी गुर्बत से निकल सकते हो। इसने हैरत से पूछा, अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम किसी चीज़ में बेहोशी की दवा मिलाकर बादशाह को पिला देंगे। इनके कपड़े तुमको और तुम्हारे कपड़े इनको पहना देंगे। इस तरह तुम बादशाह के रूप में मेरे साथ महल चलोगे और वहाँ जाकर दरबार के दौरान वज़ीर ख़ास का मनसब मुझे दिला दोगे। बस तुम बादशाह बनकर शाही कुर्सी पर बैठे रहना और सारे हुक्म मेरे चलेंगे। इस तरह हम मज़े की ज़िंदगी गुजारेंगे। बोलो, मंजूर है? वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये सुनकर सिपा सालार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सुबह का सूरज तुलू हुआ। चारों तरफ परिंदों की आवाज़ चहचहाने लगी। बादशाह सलामत बेदार हुए तो इस शख्स ने इनके लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया। सिपा सालार ने आंखों ही आंखों में इस शख्स को इशारा किया। इस पर इसने असबात में सर हिलाया। फिर इसने सिपा सालार और बादशाह को कहवा पेश किया। देखो, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल बादशाह लग रहा हूँ ना? सिपा सालार ने नज़र भर कर इसे देखा और खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल असली बादशाह ही लग रहे हो। फिर इसने फ़ौरन अपनी बाएं तरफ देखा तो बादशाह को गरीब के कपड़ों में मलबूस बेहोश पाया। सिपा सालार ने कहा, तुमने बहुत अक्लमंदी का फ़ैसला किया है। बादशाह को हम इधर ही भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम महल में राज करेंगे। चलने की तैयारी करो, रास्ता तो तुम्हें मालूम ही है। ये कहकर दोनों घोड़े पर सवार हुए और महल की तरफ रवाना हो गए। महल पहुंचकर सिपा सालार ने इससे कहा, आज शाम को जब दरबार लगेगा तो तुम वज़ीर ख़ास को इसके मनसब से हटाकर गिरफ्तारी का हुक्म दे दोगे और इसकी वजह ये बताओगे कि इसने आपकी अदम मौजूदगी में मलकी निज़ाम को सही तौर पर नहीं संभाला है, और फिर वज़ीर ख़ास के अहदे के लिए हमारा नाम तजवीज़ करोगे। वो बोला, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मेरा ख़याल है कि ये काम हम कल करेंगे ताकि कोई शक ना कर सके। ठीक है, कल शाम को ये काम हो जाए। ये कहकर सिपा सालार चला गया। शाम को दरबार लगा। आज दरबार में मामूल से ज़्यादा अफराद थे। दरबार में तमाम लोग बादशाह का इंतज़ार कर रहे थे। बादशाह सलामत दरबार में तशरीफ़ लाए और शाही कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आज हम एक अहम फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं। वो ये कि हम एक गद्दार को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये सुनकर दरबार में एक शोर सा होने लगा। सब आपस में खुसर फुसर करने लगे, जबकि सिपा सालार मुस्कुराए जा रहा था।
کون ہے وہ غدار عالم بنا؟ ایک وزیر نے پوچھا۔ بادشاہ نے ایک نظر دربار پر ڈالی اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر وزیر خاص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر وزیر خاص کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر اچانک بادشاہ کا ہاتھ سپہ سالار کی طرف اٹھا اور وہ چیخے، وہ غدار سپہ سالار جابر ہے۔ یہ سن کر دربار میں ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ سپہ سالار چیخا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عالم پناہ؟ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے قریب آیا اور سرگوشی میں بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وزیر خاص کو ہٹانے کا کہا تھا تم سے، اور تم یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ ابھی میں سب کے سامنے تمہاری حقیقت بتا دوں گا۔ تم بادشاہ نہیں بلکہ اس کے ہم شکل ہو۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اشارہ کیا۔ سپاہی ایک شخص کو دربار میں لائے۔ سپاہی سالار کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ وہ کبھی بادشاہ کو اور کبھی ہم شکل کو دیکھتا۔ بادشاہ نے سپہ سالار سے کہا، تم حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ سب کیا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، اصل بادشاہ میں ہی ہوں، اور وہ میرا ہم شکل غریب انسان ہے جس سے تم میری جگہ بادشاہ بنانے آئے تھے۔ جب تم نے اس شخص کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازش کی تو بظاہر وہ شخص مان گیا تھا، مگر اس کے ایمان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کرنے کے بجائے تمہیں قہوے میں کچھ ملا کر بے ہوش کر دیا اور مجھ سے اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ پھر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ خود جھوٹ موٹ کا بے ہوش ہو گیا تاکہ تم اسے بادشاہ سمجھو۔ اس نے مجھے واپسی کا راستہ بھی سمجھا دیا تھا تاکہ میں محل آسانی سے پہنچ سکوں۔ سپہ سالار حیرانگی سے یہ سب سن رہا تھا۔ پھر بادشاہ اپنے ہم شکل سے مخاطب ہوئے، اے نیک انسان، کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم سپہ سالار کے ساتھ مل کر بادشاہ بن کر آرام کی زندگی گزار سکتے تھے؟ پھر تمہارا اور ارادہ کیسے بدل گیا؟ وہ بولا، دراصل حضور والا، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ میں اپنی مختصر زندگی کے لیے آخرت خراب نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، اور ویسے بھی جو آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ بعد میں مجھے بھی مروا سکتا تھا، اور ویسے بھی بے ایمانی کے ساتھ سونے کے حوالے سے ایمانداری کی ایک وقت کی روٹی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ سلامت بولے، لے جاؤ اس سپہ سالار کو اور اسے زندان میں ڈال دیا جائے۔ سپاہی سپہ سالار کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ بادشاہ نے اس شخص کو کافی انعام و اکرام سے نوازا اور حکم دیا کہ اس کے رہنے کے لیے ایک گھر کا بھی انتظام کیا جائے اور اسے اس کی ایمانداری کی صلے میں معقول ماہانہ وظیفہ جاری کر دیا جائے۔